हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 10 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2024 तक किया गया है, यानी 3 दिनों तक नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 का आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन ICAR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। यानी इन दोनों संस्थाओं ने नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 का आयोजन किया है। इस मेले की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी लीड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं ICAR की, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को। तो हमारे देश में जो बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें जो रिसर्च होती हैं, उनके लिए मैनेजमेंट करने का काम और उनके लिए शिक्षा प्रदान करने का, यानी एजुकेशन प्रदान करने का काम किसका होता है? ICAR का। वर्तमान में इसके निदेशक यानी डायरेक्टर कौन है? हिमांशु पाठक। दोस्तों, यहाँ पर मेले की बात आई है, तो चलिए कुछ प्रमुख मेले रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुष्कर मेला काफी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मवेशी मेला, तो एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला बिहार में आयोजित किया जाता है और उस मेले को हम सोनपुर मवेशी मेला बोलते हैं। हेमेस गोम्पा मेला ये कहाँ लगता है? लद्दाख में। अंबुबाची मेला ये लगता है असम में। कोलायत मेला लगता है राजस्थान में और बेडेश्वर धाम मेला ये लगता है राजस्थान में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है, तो हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी PDF हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टडीकर के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, स्टडीकर के ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और PDF और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ई बुक की बात करें तो फरवरी माह के करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी ऐप पर। और ये जो ई बुक होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस हेलीकॉप्टर के बेड़े को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा INAS 334। तो अभी हाल ही में INAS 334 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इन सभी को आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगर आपसे INAS 334 का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334। देखिए दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये नेवी के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको अभी हाल ही में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। तो भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है INS गरुण, तो उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो वहीं पर इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये जो बेड़ा है, बेड़ा का मतलब होता है इसमें कई सारे हेलीकॉप्टर हैं। तो ये जो अभी हाल ही में INAS 334 हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है, इसका जो पूरा बेड़ा है इसमें अमेरिका से प्राप्त
MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की स्थापना कब की गई थी? 1612 में। और इसका काम होता है भारत के समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना। आदर्श वाक्य है सम नो बरुणा। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। भारतीय नौसेना के द्वारा मुंबई डॉकयार्ड में INS इम्फाल को कमीशन किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है INS इम्फाल को कहां कमीशन किया गया था? तो इसको मुंबई में कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में अमीनी नामक पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया गया है। भारत के द्वारा नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदे जाएंगे। देखिए दोस्तों, भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे हैं, लेकिन अब 26 राफेल विमान भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। तो ये जो विमान होंगे नौसेना के लिए, इनको खास तौर पर नौसेना के लिए ही बनाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम होता है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर 2023 का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है और 2023 में इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा किसान मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शुरुआत किसने की है? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने। तो उन्होंने रायतू नेस्तम यानी किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर किसान अपनी फसल के चयन से लेकर अंतिम मूल्य पर विचार विमर्श कर सकता है। यानी कि किसानों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा जहां पर वो अपनी फसल का चयन कर सकते हैं और उसके अंतिम मूल्य के लिए भी विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान वैज्ञानिकों से फसल, बीज, खाद और संबंधित विषयों पर राय ले सकते हैं। यानी किसान जो हैं वो वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं अपनी फसल के बारे में। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में इंदिरा आवास योजना भी शुरू की गई है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं तेलंगाना से रिलेटेड। दोस्तों तेलंगाना से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 से। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। दोस्तों राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। और ये किस पार्टी से हैं? तो आपको याद रखना है ये कांग्रेस पार्टी से हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 40। तो तेलंगाना में आपको याद रखना है कि यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 40। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119। राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। मेदराम यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो ये तेलंगाना राज्य में आयोजित की जाती है। तो ये एक प्रकार का आदिवासी मेला है या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक पेट्रोल का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू में। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू में अभी हाल ही में पिंक पेट्रोल का आयोजन किया गया है। पेट्रोल का मतलब होता है गश्ती। जिस प्रकार से पुलिस या सेना के द्वारा गश्ती दी जाती है उसे पेट्रोलिंग बोला जाता है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जम्मू के पुलिस अपर महानिदेशक आनंद जैन के द्वारा पिंक पेट्रोल को हरी झंडी दिखाई गई है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हाल ही में 8 मार्च को जम्मू के पुलिस अपर महानिदेशक आनंद जैन के द्वारा पिंक पेट्रोल को हरी झंडी दिखाई गई है।
पिंक पेट्रोल सुरक्षा बल को जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा। दोस्तों, ये जो पिंक पेट्रोलिंग की जाएगी, इसके दौरान सुरक्षा बलों को जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पिंक पेट्रोलिंग शुरू की गई है जम्मू में। इसका लक्ष्य है महिलाओं के आत्मविश्वास को बनाए रखना। दोस्तों, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कब बना था, तो ये 2019 में यूनियन टेरिटरी बना था और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बना था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है, तो आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में तभी महोत्सव भी आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नयनतारा को। तो भारतीय एक्ट्रेस हैं नयनतारा, तो उन्हें अभी हाल ही में स्लाइस के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीड पेट्रोल के लिए अभी हाल ही में बीपीसीएल के द्वारा नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में आप याद रखिएगा कि ये भारत के जैवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल में मिर्जापुर में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। बिस्लरी, टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? एमएस धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चेतन भगत। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन कौन है? एक्टर राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु। इसका काम क्या है? तो दोस्तों, ऑपरेशन कामधेनु का उद्देश्य है मवेशियों की तस्करी को रोकना और उनके सरगना को पकड़ना, यानी कि जो अनलीगल काम करते हैं उनके सरगना को पकड़ने के लिए भी ये ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। बात करते हैं कुछ प्रमुख ऑपरेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन अजय की। तो हमास और इजराइल के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था, तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी किसके लिए शुरू किया गया था? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए शुरू किया गया था। तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो उसमें सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा किस देश के लिए शुरू किया गया था? म्यांमार के लिए। तो म्यांमार में जो चक्रवात आया था उसमें राहत अभियान के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था जब तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया गया था। तो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड के टाइम पर मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह जी ने।
तो भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो उनके द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। और इस डेटाबेस के लॉन्च होने से देश में सहकारी समितियों के विस्तार और उनकी डेवलपमेंट में मदद मिलने वाली है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 8 लाख से अधिक रजिस्टर्ड समितियां हैं और इनसे 30 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सहकारी समिति का मतलब क्या होता है? जब अनेक लोग एक ही उद्देश्य से किसी भी काम को करते हैं तो उसे सहकारी समिति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी ने। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी के द्वारा ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके माध्यम से किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे और वो सस्ते दामों पर अपनी फसल को नहीं बेच सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? यानी वुमेन, बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया भर में महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो अपेक्षाकृत कम अधिकार मिले हैं, यानी कि जितना स्तर होना चाहिए उससे कम अधिकार महिलाओं को मिले हैं। तो पुरुषों के द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को 2/3 से भी कम यानी 64% अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता है, यानी कि किसी भी देश में महिलाओं के लिए समान अवसर नहीं है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। 74.4% के स्कोर के साथ भारत की रैंक सुधर करके 113 हो गई है। तो ये 2024 में 113 रैंक है। 2022 में भारत की रैंक थी 125 और 2023 में 126 थी। दोस्तों, पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं को 60% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी में, यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सदस्य कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 189 इसके मेंबर हैं। इसके फाउंडर हैं जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी डेस्टर वाइट और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक घरेलू यातायात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा 3.78% की। तो अभी हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, कुछ डाटा पेश किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि भारत में जो औसत दैनिक घरेलू यातायात है उसमें 3.78% की वृद्धि हुई है, यानी कि घरेलू उड़ानों के माध्यम से लोगों ने यातायात बढ़ाया है और उसमें वृद्धि कितनी हुई है? 3.78% की। तो फरवरी के आंकड़े को भी बताया है। तो फरवरी में ये बताया है कि फरवरी में लगभग 4,39,464 यात्रियों ने हवाई जहाज से यात्रा की है। और भारत के बारे में आप याद रखिएगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार यानी एविएशन मार्केट है। और आपको याद भी रखना है कि वर्तमान में भारत की सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया है? 10,372 करोड़ रुपए का। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये भारत को प्रदान किया गया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है या कहाँ होगी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत बेंगलुरु में होगी। भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड।
10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो एस जयशंकर जी ने हिस्सा लिया है। साहित्य अकेडमी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 57वां देश कौन बना है? पनामा। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया जाएगा? अमेरिका। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था या लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एसिटिलीन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? यानी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 79 में संसद का वर्णन किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में लगता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।